नमस्कार। पंचांग की इस श्रृंखला में आज का विषय है पंचांग का परिचय। पंचांग के परिचय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचांग की सबसे बड़ी, देखिए पंचांग में हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी इकाई क्या है पंचांग की, तो सबसे बड़ी इकाई है वर्ष। वर्ष को पंचांग के संदर्भ में संवत शब्द से बोला जाता है। संवत यानी हम कहेंगे आज कौन सा संवत है, तो 2079 अभी संवत चल रहा है और अगला संवत कौन सा होगा, 2080। देखिए संवत शब्द बहुत पहले से ही प्रचलन में है, लगभग 1600 से प्रमाण है कि संवत शब्द प्रयोग होता था। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताया है, संवत 1680 असी गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। तो संवत का प्रयोग पहले भी हमारे यहाँ हुआ है। तो देखिए आप जैसे जिस शब्द के लिए, वर्ष के लिए हम अंग्रेजी में ईयर वर्ड यूज करते हैं कि आज ईयर 2023 है, या हम प्रयोग करते हैं भी शब्द सन 2023। इसी प्रकार पंचांग में हम वर्ष के लिए संवत शब्द का प्रयोग करते हैं। यह सबसे बड़ी इकाई है पंचांग की। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे वर्ष में यानी संवत में 2 अयन होंगे। पहला अयन उत्तरायन और दूसरा अयन दक्षिणायन। तो 2 प्रकार के अयन होते हैं। एक अयन की सीमा लगभग 6 महीने के बराबर होती है। साल में 2 ही अयन पड़ेंगे। तो हम समझ लें कि संवत के बाद अयन उससे छोटी चीज है। अयन से अगला क्या, अयन से अगला होता है माह। तो एक वर्ष में 12 माह हमारे पंचांग में होते हैं। माह से छोटी इकाई है पक्ष। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो हमारी उत्तर भारतीय सभ्यता है पंचांग के संदर्भ में जिस तरीके से हमारे यहाँ देखा जाता है, तो उत्तर भारत में माह का आरंभ कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है और कृष्ण पक्ष के अंत में 15वीं तिथि, देखिए एक पक्ष में 15 दिन होते हैं क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष हैं, तो एक पक्ष में 15 तिथियां होंगी। तो पहले दिन तिथि से आरंभ करते हुए 15वीं तिथि को कृष्ण पक्ष में अमावस्या कहते हैं। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में भी 1 से 15 तक तिथियां चलेंगी और 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो यहां तक की बात हो गई संवत, अयन, माह, पक्ष, और पक्ष के अंदर तिथि होती है। तिथि यानी हम अभी कह के चलेंगे दिन। अभी हम दिन से समझते हैं कि एक पक्ष में 15 दिन होते हैं और दूसरे भी पक्ष में 15 होते हैं, तो पूरा महीना इस प्रकार से बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि माह का आरंभ कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि से होता है, यानी अगर कोई माह आरंभ हो रहा है तो उस माह के प्रथम दिन को हम कृष्ण पक्ष प्रथमा बोलेंगे, दूसरे दिन को कृष्ण पक्ष द्वितीया, तीसरे दिन को कृष्ण पक्ष तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। इसी प्रकार अमावस्या से जब हम आरंभ करते हैं तो शुक्ल पक्ष प्रथमा, शुक्ल पक्ष द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इस प्रकार हमारा माह पूर्ण होता है। अब देखिए पंचांग में हम संवत से लेकर हम तिथि तक आ चुके हैं। तिथि के बाद क्या होता है, अन्य और इकाइयां हैं पंचांग के। जैसे ही 5 अंग होते हैं, तो वो कौन कौन से 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 पंचांग के अंग हैं। इन 5 विषयों के ऊपर इनका गणित और इनका साधन कैसा करते हैं, यह वीडियो मैं पहले ही YouTube पर डाल चुका हूं। आप लोग उनको एक बार दोबारा से देखें, तो इस विषय को समझने के बाद आपको इनके साधन की विधि भी समझ में आने लगेगी। अब देखिए यहाँ हमने तिथियां निकाल ली, हमने माह निकाल लिया। तो मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि अभी जो नया संवत आएगा वह संवत 2080 है। तो वो आरंभ होगा, तो उसके पहले दिन को क्या बोलेंगे, पहले दिन को बोलेंगे चैत्र कृष्ण प्रथमा। परंतु अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हमारा जो संवत आरंभ होता है वो चैत्र कृष्ण प्रथमा से आरंभ नहीं होता है, वह चैत्र शुक्ल प्रथमा से आरंभ होता है। अब यहां चीज देखने की, कोई भी आप पंचांग देखेंगे
तो वह चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिमा, यानी मैं कह सकता हूं कि वर्ष 15 दिन बाद शुरू होता महा आरंभ होने के, और इसी प्रकार से अंत भी उसका जो होगा वो चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या को वर्ष का अंत होगा। तो पंचांग हमेशा इसी प्रकार से बनते हैं कि शुक्ल पक्ष ग्राह है वर्ष के विषय में और कृष्ण पक्ष अंत में आता है। तो थोड़ा सा ऐसे आपको समझना होगा। तो मैं फिर से बताता हूं कि संवत 2080 आरंभ होगा चैत्र शुक्ल प्रथमा से, 15 दिन बाद पूर्णिमा पड़ेगी, उसके बाद वैशाख शुरू हो जाएगा, और वैशाख शुक्ल कृष्ण प्रथमा, वैशाख कृष्ण द्वितीया, और इसी क्रम में माह चलते जाएंगे। अब माह के नाम क्या हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 माह होंगे। तो 12 माह में 2 पक्ष होंगे, तो एक वर्ष में 24 पक्ष होते हैं, और 24 पक्ष हैं तो प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। तो इस प्रकार से हम पंचांग का एक गणित समझ चुके हैं कि कितनी तिथियां हैं, कितने पक्ष हैं, कितने अयन हैं। अब इस अयन के और संवत के इकाइयों को हमने जब इकट्ठा किया तो हम जो भी एक पंचांग लेते हैं वह पंचांग एक संवत के लिए होता है, पूर्ण संवत। और ऐसा नहीं है कि हम उसका कैलेंडर, जैसे देखिए आप कैलेंडर का यूज़ करते हैं अपने घरों में, जिसमें आपको ख्रीष्ट वर्ष की तिथियां तारीखें मिलती हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक से लेकर 30 तारीख 31 तारीख के माह होते हैं। हमारे यहाँ भी माह में अब यहाँ एक अंतर आ जाता है कि ये कैसे निर्धारण होगा कि हमारे यहाँ सारे दिन अगर 30 के ही होंगे, पूरे सारे महीने अगर 30 दिन के ही होंगे, तो पूर्ण वर्ष तो 360 दिन का ही बनता है, परंतु इससे तो 6 दिन का अंतर आने लग जाएगा। तो यह समस्या का हल के लिए हमारे यहाँ अधिक मास की अवधारणा है। अब यहाँ अधिक मास की जब बात हम करेंगे तो यहाँ विषय आता है कि सूर्य किस राशि में है। सूर्य जिस राशि में होंगे माह का नाम उसी से निर्धारित किया जाएगा, जबकि जो माह के नाम हैं वह नक्षत्रों के आधार पर रखे गए थे, परंतु हमेशा आपको वह नक्षत्र नहीं मिलते हैं। तो ज़्यादा गणितीय जो रास्ता है महीने के नाम जानने का वह यह है कि सूर्य अमावस्या वाले दिन जिस राशि में हो उस राशि के अनुसार आप माह के नाम का निर्धारण करें। यानी सूर्य अगर मेष राशि में है तो माह का नाम चैत्र, सूर्य अगर वृष राशि में है तो वैशाख, मिथुन में है तो ज्येष्ठ, ऐसे ही आषाढ़, श्रावण, इस प्रकार से हम माह के नाम रखेंगे। तो यह नामकरण हो गया कि माह के नाम कैसे रखे जाते हैं। अब यहाँ एक विषय और आता है कि हमने प्रायः सुना होगा कि अधिक मास और 6 मास, यह क्या है? तो देखिए जो 5 दिन का 6 दिन का जो अंतर, क्योंकि हमारा हर माह 30 तिथियां होती है हर माह में, तो ये जो 30 तिथियां हैं इनसे तो 360 दिन बनते हैं। तो अब ये 5 दिन के जो गणित की 5.25 दिन की जो त्रुटि है इसको कैसे सही किया जाएगा? तो इसके शुद्धि के लिए हमारे यहाँ भगवान सूर्य और चंद्र अपने आप ही यह कर रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है कि हर 2.5 वर्ष बाद, लगभग 2.7145 वर्ष बाद सूर्य एक राशि में 2 महीने रुकते हैं हो जाएगा, यानी वो माह उस वर्ष 2 बार पड़ेंगे। तो उस 2.5 साल बाद देखिए अंतर 5 दिन का जो है यही क्रम में आके अधिक माह में आ जाता है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ 6 माह भी होते हैं, यानी अगर ये गिनती ज्यादा पहुंच जाएगी तो एक बार एक महीना कम हो जाएगा। कब? जब सूर्य एक ही माह में 2 राशियां पार कर दें, तो यह 6 माह हो गया। अब इसी प्रकार से हमारे यहाँ तिथियां भी वृद्धि तिथि और क्षय तिथि होती हैं। वृद्धि तिथि क्या है कि तिथि का जो है, तिथि जो होती है वो तो किसी भी समय दिन में आरंभ हो सकती है, उसका तो गणितीय आधार सूर्य और चंद्रमा की गति है। परंतु यदि कोई तिथि एक सूर्योदय पे थी और दूसरे पर भी है तो यह वृद्धि तिथि है। और यदि कोई तिथि एक सूर्योदय के बाद आरंभ हुई और दूसरे सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो यह क्षय तिथि है। तो इस प्रकार ये जो पंचांग की शुद्धता है कि जो पंचांग में जो दिन कम या ज़्यादा हो रहे हैं वह अपने आप ही इस क्रम में शुद्ध होते रहते हैं। तो हमारा पंचांग पूर्ण वैज्ञानिक कैलेंडर है। यह सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियों पर ही आधारित है।
अगले वीडियो में मैं आपके सामने एक पंचांग लाऊंगा और उस पंचांग को आपको देखना बताऊंगा। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।